राष्ट्रीय में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सहित 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा बाई इलेक्शन और झारखंड के पहले फेज के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 7 विधानसभा सीट के बाई इलेक्शन 13 नवंबर को होगा। अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया। नामांकन दाखिल तब किया जाएगा जब अधिकृत प्रत्याशी तय किए जाएंगे। भाजपा, कांग्रेस या फिर जिन पे निगाहें टिकी हुई हैं बीएपी और आरएलपी, अभी तक किसी ने, जब हम चर्चा कर रहे हैं यानी कि 18 तारीख को शाम 6 बजे, तब तक किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। खैर 25 तारीख तक का वक्त है, पार्टियों को भी जल्दी नहीं है, आराम से कर सकते हैं। दिल्ली में किसी की खिचड़ी पक रही है तो किसी की अपनी पार्टी कार्यालय में मशक्कत और कश्मकश जारी है। लेकिन प्रत्याशी कौन होंगे, बस अब यहाँ पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पहले इलेक्शन के अनाउंसमेंट की कि कौन सी डेट आ रही है, डेट आ गई तो अब प्रत्याशियों के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 7 सीट के लिए विधानसभा का चुनाव होना है राजस्थान में और कम आंकड़ा नहीं है, काफ़ी होती हैं 7 सीट और बड़ा रोचक मुकाबला है। क्या किसी के साथ किसी का अलायंस होगा या फिर अपने दम पे ही सब अपनी ताल ठोकेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो बीएपी के साथ में कांग्रेस का अलायंस था, हनुमान बेनीवाल के साथ में नहीं था। लेकिन अब क्या स्थिति बनती है, चले सियासी गलियारों में किस तरह की चर्चा है और पार्टियां किस सोच रखती हैं, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ में भाजपा से हैं, कांग्रेस से सीबी यादव जी जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या लगता है अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है टिकटों के ऐलान का? देखिए, बिल्कुल, हालांकि नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और अगर बीजेपी कांग्रेस दोनों को देखा जाए पार्टी लेवल पे, तो राष्ट्रीय लेवल पर जो प्रदेश लेवल से नाम भेजे जाने लगभग काम पूरा हो गया है। रविवार को बीजेपी की कोर कमेटी थी, उस सेम डे हमने देखा कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक का दौर वहाँ पर चला था। तो लगभग नाम तो तय हैं। अब राष्ट्रीय नेतृत्व पर नज़र है कि वहाँ से डिक्लेरेशन कब होता है, क्योंकि राजस्थान से या प्रदेश लेवल से जो नाम जाते हैं, एक नाम की सूची कम होती है, उसमें बताया जाता है 2 से 3 नामों का जो पैनल होता है, अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं। अगर कोई पिछली बार चुनाव हार चुका है तो उसके हार के कारणों को गिनाते हुए इस बार क्या पॉजिटिव फैक्टर बैठ सकता है, वो भी कहीं ना कहीं गिनाए जाते हैं। और ख़ासतौर से एक चीज़ और जो पिछले लिस्ट में हमने देखी थी, जब पिछले विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 के अंदर, पहली लिस्ट जो बीजेपी की आई थी और काफ़ी उस समय विवाद भी गहराए थे, 41 नामों की वो सूची मुझे आज भी याद है, जब बीजेपी कार्यालय पर लगातार विरोध प्रदर्शन होने लगे थे और ये कार्यकर्ता कहने लगे थे कि जो पिछले चुनाव में बगावत कर चुके हैं, पार्टी ने उन पर विश्वास क्यों किया है। लेकिन इस बार भी ये जो 7 सीटें हैं, इनमें से कुछ सीटें ऐसी है, चाहे रामगढ़ की बात कर ली जाए, झुंझुनू की बात कर ली जाए, जहां पर पिछले चुनाव के अंदर जो बगावत कर चुके हैं उन चेहरों को शायद पार्टी मौका दे सकती है। और उसकी वजह भी है कि चुनाव के नतीजों के बाद में वो पार्टी के साथ में आ गए और पार्टी की कहीं ना कहीं मेन विचारधारा के साथ में वो जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम एनालिसिस किए जा रहे हैं पार्टी के लेवल से कि किस चेहरे को टिकट दी जाए, क्योंकि एक फैक्टर सभी के सामने है कि जीत कैसे मिल सकती है। अब जीत के लिए मापदंड क्या है, किस तरह का चेहरा हो सकता है, क्या सोशल इंजीनियरिंग उसमें पूरी तरह से पास बैठती है या फिर जोड़तोड़ वाली जो राजनीति है उसको यहाँ पर कामयाब हासिल हो सकती है, तो उसको परखना यहाँ पर चाहिए। बीजेपी ने तो स्पष्ट कर दिया गठबंधन नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की नज़र है कि जो 2 सीटें, खिंवसर की वाली सीट और 84 वाली सीट, क्या उसको गठबंधन में दिया जा सकता है, ये भी मंथन कांग्रेस खेमे में वहाँ पर चल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि लगभग 21 या 22 अक्टूबर को बीजेपी और कांग्रेस दोनों की लिस्ट वहां पर आ जाएगी और ये चेहरे तस्वीर साफ हो जाएंगे कि उपचुनाव के रणबांकुरे दोनों पार्टियों ने किनको उतारे। अलायंस को लेकर के भी एक संशय कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि 2 सीट मुझे चाहिए और नहीं तो मैं ज़्यादा सीट पे प्रत्याशी उतारूंगा। इसी तरह से बीएपी भी अपनी उसमें है कि हमें कोई अलायंस की आवश्यकता है नहीं है, या सियासत में बयान कुछ और कहते हैं और हकीकत कुछ और होती है।
देखिए, बयान तो राजनीतिक बयान है और अक्सर ये भी देखा जाता रहा है कि पॉलिटिकल में प्रेशर पॉलिटिक्स काफ़ी काम करती है। 2 सीटें की डिमांड करेंगे तो 1 सीट मिल जाएगी, क्योंकि उनके खाते में 1 ही सीट थी, दूसरी सीट की जगह नहीं है। तो ऐसे में वो भी मान जाएंगे हनुमान बेनीवाल की हाँ उनकी खिमसा जो सीट है इसमें गठबंधन के तौर पर दी जाती है, तो अपने आप को भी वो पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि वहाँ के समीकरण कुछ इसी तरह के बन रहे हैं। पिछले चुनाव को अगर देखा जाए, जब हनुमान बेनीवाल जीत कर आए थे, लगभग 2100-2200 के करीब वोट थे वहाँ पर, जो मार्जिन अगर उसको देखा जाए तो ज़्यादा मार्जिन नहीं है। और पार्टी में अब कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, कुछ फैक्टर और वहाँ पर काम करेंगे, बगावत के सूर्य उनको मैनेज करने का काम हुआ, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल बीजेपी का वहाँ पर रहेगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। हनुमान बेनीवाल के बयान के अलग मायने हैं, लेकिन ये जरूर है राजनीति में और राजनेताओं के बयान जो है वो पूरी तरह से 100% उनके बयानों पर खरे उतरे, ऐसा कभी होता हुआ नजर नहीं आया। फिर भी कांग्रेस विचार कर रही है, क्योंकि प्रदेश लेवल ने राष्ट्रीय लेवल के ऊपर ये इस बात का छोड़ दिया है कि वो गठबंधन करना चाहते हैं या फिर 7 सीटों पर खुद लड़ना चाहते हैं। इशारा दिल्ली से जो भी होगा, यहाँ पर कांग्रेस जो पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी। लेकिन बीजेपी ने तो अपना इशारा कर दिया है, बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन की कोई तस्वीर यहाँ पर नहीं है। ये जरूर है कि जो कोई सहयोग करना चाहे, समर्थन देना चाहे, तो उसके लिए दरवाजे जो है बीजेपी के लिए खुले। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। चलिए, बीजेपी की स्थिति साफ है कि 7 सीट पर खुद के अपने प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस अलायंस में जा सकती है, लेकिन अभी तक डिपेंड कर रही है कि बीएपी और आरएलपी का स्टेप क्या रहता है। खैर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में कहा कुछ और जाता है और अंदर कुछ और चलता है। अटल जी हैं हमारे साथ में। अटल जी, क्या लगता है अभी आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा अभी टिकटों का, क्योंकि सूची का इंतजार है? नहीं योगेंद्र जी, देखिए हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हो चुकी थी इस उपचुनाव को लेकर के, और जो पैनल के नाम है वो हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व को भेज दिए हैं। वहाँ पर भी मीटिंग हो गई है। आपको जल्दी 1-2 दिनों में सूची मिल जाएगी कि 7 सीटों पे कौन लड़ रहा है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो 7 सीटों पे जो लड़ेंगे वो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति रहेंगे। और देखिए, लोकतंत्र के अंदर एक मायना जीत भी अपना एक अहम हिस्सा रखती है। तो हम ये 2 चीज़ें कि हमारी विचारधारा और जिताऊ कैंडिडेट जो थोड़ा लोकप्रिय हो, वहाँ पर जनता के साथ जुड़े हुए हो, और जनता और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो या कम्युनिकेशन अच्छा हो, इस तरह का व्यक्ति हम चाहेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। फाइनल पैनल बता रहे हैं आप कि कोर कमेटी की बैठक भी हो चुकी है, पैनल भी जा चुका है। या पहले सामने वालों के टिकट का इंतजार होगा कि उनके पत्ते क्या खुलते हैं? देखिए, ये बेसिकली जब हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने एक बात बहुत क्लियर कर दी कि 7 सीटों पे बीजेपी लड़ने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, कोई अगर सहयोग देना चाहे तो उनका स्वागत है। ये 2 बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी। अब रही बात कि भाई हम पहले डिक्लेयर करेंगे या बाद में डिक्लेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें देखिए स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, और वो शीर्ष नेतृत्व और हमारे जो यहाँ माननीय अध्यक्ष जी हैं वो तय करेंगे। बिल्कुल, अगर खुलासा ही हो गया तो फिर रणनीति क्या है? हाँ, अगर खुलासा ही हो गया तो फिर रणनीति क्या है? बहुत सारी चीजें देखिए, इसमें माइन्यूटली एनालिटिकल होना ही पड़ता है जी, क्योंकि भले उपचुनाव हो, एक तो बड़ा उपचुनाव है, दूसरी बात कि ये स्ट्रेटजी का पार्ट होता है, क्योंकि पैनल ही इसलिए बनाया जाता है कि वो एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, और उस पर सारा मंथन होने के बाद ये ड्राइव की हो सकता है हम कुछ सीट फर्स्ट उसमें ही डिक्लेयर कर दें और दूसरी सीट बाद में डिक्लेयर, मतलब कुछ भी इसमें प्लस माइनस की स्थिति होती है, लेकिन ये सारा निर्णय हमारा ऊपर का नेतृत्व ही तय करता है। बिल्कुल, इसमें कहीं संदेह नहीं है और कोई नई बात भी नहीं है। हर पार्टी का अपना एक सोच और उनकी अपनी एक रणनीति होती है, उसी के तहत काम करना होता है। इलेक्शन को छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा राजनीतिक दलों के लिए यही होती है कि आप इलेक्शन में उतर रहे हैं, टिकट के लिए कितनी मशक्क़त या एक्सरसाइज की है और उसके बाद में उसका परिणाम क्या आ रहा है। तो अनिल, ये माना जा सकता है कि सबसे बड़ी जो कवायद है वो टिकटों की होती है, और अगर टिकट के मामले में कास्ट फैक्टर, दूसरी चीज़ें भी देखी जाती हैं, और अगर जरा सा भी ऊक चूक हुआ तो आप जैसे कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और यही चुनाव परिणाम को प्रभावित भी कर सकता है। देखिए, बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग और ख़ासतौर से पार्टियां नकारती ज़रूर हैं कि वो जातिगत टिकट नहीं बांटती हैं,
या फिर इस फैक्टर को नहीं देखा जाता है, लेकिन ये मेन फैक्टर है। चुनाव जो होते हैं होता है, विकास के विजन पर भी चुनाव होते हैं और सरकारों की जो पार्टियां जो है उनकी विचारधारा के अनुरूप भी लोग कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई है, और ख़ासतौर से राजस्थान को भी देख लिया जाए तो जातिगत जो एक फैक्टर काम करता है वो पूरे चुनाव पर हावी होता हुआ नजर आता है। और यही वजह है जब टिकट वितरण होता है तो पार्टियां भी ये देखती हैं कि वहाँ पर किस जाति का दबदबा है और उस जाति का चेहरा कौन सा है जिसको टिकट दें तो वो जाति उसके पक्ष में लामबंद हो जाए। ये पूरा फैक्टर कहीं ना कहीं काम करता है। राजस्थान में भी इसी तरह की तस्वीर है। 7 सीटें हैं, सीटों का आंकड़ा जो है वो उपचुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा है। 7 सीटें अपने आप में एक बड़ी तस्वीर रखते हैं। बीजेपी के खाते में 1 थी, तो ऐसे में बीजेपी चाहेगी यहाँ पर कुछ सरप्लस कर जाए और अच्छा बहुमत जो 115 का पहले लेके आए थे उससे प्लस यहाँ पर हो जाए। एक मैसेज भी जाता है इसके अंदर कि अगर वो सरप्लस करती है तो पब्लिकली मैसेज दे सकते हैं, या फिर सरकार कहेगी कि हमने अच्छा काम किया था, देखिए जनता ने सरकार का जो अच्छा काम उस पर मुहर लगाई है। ये पब्लिक में कहने के लिए भी एक अच्छी बात जो है वो सत्ताधारी पार्टी के पास में होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बीजेपी ये 1 सीट भी खोती रहती है, विपक्ष हमलावर होगा और खासतौर से ये कहना चाहेगा विपक्ष की सरकार ने जो 1 साल तक काम किया है, जनता ने मुहर नहीं लगाई, विकास के काम नहीं हुए, तो तमाम जो चीज़ें हैं काफ़ी कुछ काम करती हैं। सदन के अंदर भी हमने देखा कि जो फिलहाल बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है 7 सीटों में, ये चल रहा है राष्ट्रीय लेवल पर भी, क्या सीनियर चेहरे को 1-2 को ऐसी सीटों पर लड़ाया जाए जहां पर सीट भी निकल जाए, बीजेपी के खाते में सरप्लस भी सीट हो जाए और सीनियरिटी के तौर पर 2 कार्यकर्ता जो हैं वो विधानसभा में पहुंच जाए, ताकि जो विपक्ष, हमने जो पिछले दिन तस्वीर देखी विपक्ष सत्ता पक्ष पर कैसे हावी हो रहा है उसको डैमेज कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके जैसे चेहरों की कमी सदन के अंदर बीजेपी को खली है। और इस बात का जिक्र हमने देखा भी था जब सदन चल रहा था, राजेंद्र राठौड़ जी अलग से गैलरी में बैठे हुए थे, डोटासरा जी ने इस बात का जिक्र किया कि राजेंद्र राठौड़ की कमी खल रही है। तो ये जो तस्वीर है सदन के अंदर, बीजेपी चाहती है राष्ट्रीय लेवल पर जो मंथन चल रहा है कि मैनेज भी हो जाए, चुनाव भी जीत लिया जाए, यहाँ से सरप्लस भी पार्टी हो जाए, और कुछ चेहरे जो उनके हैं जो सीनियर लेवल के ऊपर हैं उनको भी अगर सदन तक पहुंचा दिया जाए तो पार्टी जो है हर तरफ कहीं ना कहीं प्लस हो पाएगी। चलिए, हमारे साथ में सीबी यादव साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। यादव साहब, क्या लग रहा है कितना इंतजार करना पड़ेगा अभी टिकटों के लिए जो शो किए जाएंगे, आपकी लिस्ट जारी की जाएगी? योगेंद्र जी, टिकट तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत विचाराधीन ही है। वो कभी भी हाईकमान और जो पार्टी जो स्टेट बॉडी है वो सब मिलके, कार्यकर्ता मिलके जल्दी हो जाएगी, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसलिए इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि कितना इंतजार, ये कभी भी हो सकता है, ये तो घड़ियाँ आने वाली है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है विजेंद्र जी, बाई इलेक्शन जो है वो इस बात का है कि आखिर सरकार ने क्या किया। आप देखिए कि जो मैंडेट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे इस बात पे दिया था कि उस पर तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ऐसा तो नहीं बीजेपी के टिकटों का इंतजार है आपको अभी? नहीं, वो करेंगे डिक्लेयर तभी आप लोग करेंगे? ऐसा दूर दूर तक भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का टिकट वितरण का, टिकट डिसाइड करने का एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें वो कार्यकर्ताओं से संवाद करती है, पर्यवेक्षक जाते हैं, वो सारा देखते हैं और फिर उसकी विनेबिलिटी और दूसरे सारे मुद्दे देखते हैं। तो वो सारी प्रक्रियाओं में हमें टिकट अलायंस पे भी डिपेंड करेंगे, क्योंकि बीएपी के साथ में आपका विधानसभा चुनाव में था और अभी हनुमान बेनीवाल के साथ पार्लियामेंट में था। लेकिन बयान जिस तरह के आ रहे हैं उससे तो लगता नहीं है कि आप लोगों का अलायंस होगा। तो वहाँ पे भी कुछ चल रहा है या 7 सीट पे कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, राजनीति में आप तो ये तो समझते हैं योगेंद्र जी की बार्गेनिंग होना, आप सीटों की ज़्यादा दावेदारी करना, ये तो सारी चीज़ें चलती रहती है, ये तो राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन एक सार्थक बातचीत चल रही है और ये सारा फैसला जो है वो पार्टी हाईकमान लेवल पे होगा। मुझे पूरा जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है उस पर मुझे पूरी आशा है कि इसमें शायद सार्थक परिणाम, बहुत ही अच्छी चीज़ें, जैसे पहले हमारा एक गठबंधन रहा है वैसे ही इस गठबंधन के साथ हम लोग उतरेंगे। लेकिन फिर भी ये तमाम पहलू मेरे स्तर के नहीं है, ये पार्टी हाईकमान के स्तर पर बातचीत चल रही है, जो शायद 2-4 दिन में आपके सामने, हमारे सबके सामने स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी। बिल्कुल, वो तो टाइम पीरियड है, 25 से पहले करना ही होगा, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। और अगर उससे पहले नहीं हो पाएगा तो फिर तो उसके बाद में तो क्या। खैर, राजनीतिक हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, उन्हें मालूम है कि अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया का आखिरी जो दिन है उस तक ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ भी बड़ी पशोपेश की स्थिति है या कश्मकश है कि नहीं। अभी देखो, ये तो बात सही है कि हर पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को तलाशती है और उसी को टिकट देती है, लेकिन
जिताऊ का यहाँ पुराने चेहरों पे दाव खेलने का सोच रही है पार्टी, या कुछ नए लोग आ सकते हैं? दोनों ही दलों में एक चीज और हो गई, अगर बगावत करके कोई चुनाव लड़ा था, उसके बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन था। पार्लियामेंट इलेक्शन के चलते, क्योंकि जब दूसरों के वोट चाहिए तो अपनों के तो बिल्कुल जरूर चाहिए, तो सबको गले भी लगा लिया दोनों ही पार्टियों में। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भीतरी घात का खतरा होते हुए बड़ी स्थिति ऐसी है कि अभी किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए? अभी तक तो ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को दूर दूर तक भी इस तरह की कोई चीज़ें है नहीं। कोई लगभग पैनल और अंदर की चीज़ें भी लगभग थोड़ी सी की उन पे काम करना अंतिम चरण पे है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं है कांग्रेस पार्टी के भीतर। लेकिन राजनीति है, उसमें संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा हाईकमान बहुत स्ट्रांग है इस मामले में। अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी पैदा होगी तो उस पर बातचीत के माध्यम से हम एक बेहतर रास्ता निकाल लेंगे। जी, एक आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस अपनी ही गुटबाजी का शिकार है। कहीं पे सचिन पायलट अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं, तो अशोक गहलोत अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहता है। इसकी वजह से भी कांग्रेस में दिक्कत आ रही है। योगेंद्र जी, मुझे लगता है ये तो हमारे स्टूडियो के भीतर ही इस तरह की बातें होती है। पार्टी में तो कहीं आपको नहीं, हम सुनी हुई चर्चा जो आप ही के लोगों के बीच से बता रहे हैं, कहीं दूर दूर तक कि दौसा में उसका कैंडिडेट होगा, उनियारा में उसका कैंडिडेट होगा। अब ये तो कयास है, कुछ भी मतलब इनका तो कोई अंत नहीं है स्टूडियो की बातचीतों का तो। लेकिन आप पार्टी के भीतर अगर आप देखोगे तो जो हार्मोनी आपको इस समय दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि एक बहुत एक ऐसी स्थिति में जहाँ पूरे लीडरशिप के भीतर न केवल एक सामंजस्य बल्कि बहुत गहरी हार्मोनी और समझ है। कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कृत्य आपको दिखने को नहीं मिल रहा है जो हमारी पार्टी में बिल्कुल हार्मोनी है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम तरह की गुटबाजी आपको वसुंधरा जी कहीं नहीं दिखाई देगी, राजेंद्र राठौड़ जी कहीं अलग पक्ष दिखाई देगा, मतलब आप देखोगे यहाँ जरूर होगा। लेकिन हम बिल्कुल एकजुट है माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम स्टेट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में जाते हैं, बाकी हमारे सारे लीडरशिप है। यहाँ राजस्थान में भी चुनाव लड़ रही है हमारी सीनियर लीडरशिप, और दूसरी जगह भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, चाहे वो भी महाराष्ट्र। बीजेपी के एक नेता का बयान है कि कांग्रेस गिड़गिड़ा रही है अलायंस करने के लिए अपने सहयोगियों से, ऐसा स्थिति है। अब बीजेपी का धर्म बनता हम लोगों पे आरोप लगाए, लेकिन हमारे भीतर तो ऐसी कोई आंतरिक स्थिति है नहीं। हम लोग बहुत ही मजबूत स्थिति में, हमारी कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस देखिए, हमारी लीडरशिप का कॉन्फिडेंस देखिए, ऐसा दूर दूर तक भी नहीं है। और चूंकि जो अलायंस था वो लोकसभा के लिए अलायंस था, उसे अगर आगे कंटिन्यू रखे तो बातचीत सार्थक दिशा, मुझे लगता है इसमें ज्यादा बातचीत करने की हम लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2 या 3 दिन का समय हो रहा है, जब सारी स्थितियां सामने हो ही जाएगी और बहुत ही बेहतर तरीके से हमारा अलायंस भी बेहतर तरीके से, जिस तरह से पिछला हमने अलायंस में लड़ा है, अभी भी हाईकमान बात कर रहा है। 2-4 दिन में परिणाम आ ही जाएंगे, तो इस पे अब कोई बहुत ज्यादा स्टेटमेंट की गुंजाइश है। अभी आपने एक हिंट दिया, जब बिगनिंग में मैंने आपको रोका, मैं कह नहीं अभी तो फिलहाल टिकटों पे चर्चा कर रहे हैं। आपके एजेंडे पहले से तय हो गए, कैंडिडेट तय करने से पहले? एजेंडे, चुनाव के एजेंडे तो तय होते हैं। चुनाव तो हमेशा 365 दिन इस मोड पे तो रहना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग विपक्ष में प्रतिपक्ष में है। प्रतिपक्ष में है तो सरकार की नाकामियों को हम लोग लगातार उजागर कर ही रहे हैं, और जो लगातार उजागर कर रहे हैं वो हमारी इलेक्शन की कैंपेनिंग ही तो होती है। वो हर क्षण हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं। जी। और हमारी बिल्कुल योगेंद्र जी, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा बचा नहीं है। जैसे आप एक नागरिक के तौर पर सोच के देखिए, सरकार को वोट क्यों दें? प्रधानमंत्री की राजस्थान का फैक्टर, उसके आगे आपके एजेंडे चल पाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों दे एक नागरिक। मैं आज कांग्रेस प्रवक्ता की छोड़ दीजिए, आप योगेंद्र जी छोड़ दीजिए, लेकिन आप एक चीज को देखिए कि कोई क्यों दे। इनके मोटे मोटे एजेंडे में आपको बता देता हूँ, जिनके मैंडेट दिया गया था। पहला एजेंडा था कि हम पड़ोसी राज्यों के बराबर पेट्रोल डीजल की कीमत बराबर करेंगे, और बार बार प्रधानमंत्री जी इस भाषण को बार बार दोहराया। जनता ने भी विश्वास किया, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक नहीं हुआ। 2800 रुपए गेहूं की एमएसपी का बार बार जिक्र किया, कहीं दूर दूर तक नहीं हुआ। कानून व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था पे उन्होंने बहुत सवाल उठाए, लेकिन पिछले 9-10 महीने में जो स्थिति कानून व्यवस्था की है, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार नामक कोई चीज ही नहीं है। जी, निरंतर आप देखिए, अब महिला सुरक्षा का मामला उन्होंने उठाया, आप देखिए क्या हालात हो गए, हमारी बच्चियों की क्या हालात हो रही है। अब किसानों को 12,000 किसान सम्मान निधि का इन्होंने बात सीना ठोक करके, और अखबारों के अंदर फ्रंट पे इतने ऐड दिए, इतना पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड से आया हुआ था वो पूरा का पूरा जोखा इन्होंने। लेकिन आज
कहाँ है? किसानों को बिजली नहीं मिल रही, पानी के लिए तरस रहे। मुझे लगता है कि इस बात की इमेजिन कभी मतदाता ने नहीं किया होगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री लेके आ जाएंगे जिसका कोई अनुभव नहीं है, एक ऐसी सरकार होगी जो बिल्कुल अनुभवहीन हो जाएगी। मैं जवाब दिलवा रहा हूं, देखिए अब इसका एक बार जवाब दिलवा दूं अटल खंडेलवाल जी। सवाल आपके ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो जवाब कैसे देंगे, तो एक बार जरा सुनिए। अटल जी, सवाल मैं नहीं दोहराऊंगा। इनका अभी आपने सुना सीबी यादव साहब को कि जनता वोट क्यों दे बीजेपी को। देखिए, हमेशा विपक्ष की भूमिका है वो सकारात्मक होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने अभी से नहीं, इनका तो 60 साल से रवैया नकारात्मक रहा, इसीलिए इनको देश ने नकार दिया। अब जनता क्यों दे बीजेपी को वोट? देखिए, एमएसपी के लिए कह रहे हैं, इनके पास तो बहुत वक्त था, इनके टाइम तो 1350 थी, आज अभी हमने 125 रुपये तो बढ़ाई है और अभी और बढ़ाई है एमएसपी। तो एमएसपी की बात है, धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं। रही बात पेट्रोल डीजल की, तो देखिए 5-6 रुपये 6-7 रुपये तो कम किए ही थे हमने, सारा मिला करके और कम कर देंगे थोड़ा सा। अभी तो 10 महीने की सरकार है। महिला क्राइम की बात कर रहे हो तो मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये बकायदा डेटा है कि क्राइम जो है वो 8.13% कम हो गया, महिला क्राइम। तो ये डेटा है जो बोलता है किसान सम्मान निधि है 6,000 से 8,000 कर दी, और उसको दे भी रहे हैं, टाइमली हम उसको दे रहे हैं। ईआरसीपी जो इन्होंने मुद्दा बनाया वो दे रहे हैं। यमुना जल समझौता जो ये हरियाणा में जाकर के अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, 5वें नंबर के पॉइंट पे लिखते हैं कि यमुना समझौता को राजस्थान से हम कैंसिल करेंगे, और राजस्थान में आके ये बवाल मचाते हैं कि इस तरह का कोई समझौता ही नहीं हुआ। तो जो हुआ ही नहीं उसके लिए मैनिफेस्टो तक में लिखने की क्या, बेसिकली फॉल्स कमिटमेंट। इनके कमिटमेंट आप देखिए, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, कहां से देंगे? 8,000 रुपए बेरोजगारों को देंगे। केवल फॉल्स कमिटमेंट करने की इनकी स्टाइल है। और आप ही बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो अभी 10 महीने में जो आम नागरिक है उसका नहीं हुआ, जो कांग्रेस में हो रहा था? जहां तक बात है, देखिए आप ये कह रहे हैं इनकी लीडरशिप की, इनकी ऊपर वाली लीडरशिप को महाराष्ट्र भेज दिया, किससे छिपा हुआ है? दोनों को ही। और अब जो घूमर डालने वाले हैं वो एक ही बचे हैं, और इसलिए वो अभी बहुत सारी बातें अभी निकल के सामने आएगी। तो वो कह रहे हैं कि हमें मोरे बुलवाएंगे। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जैसे ये जो हमारे यहाँ पर देखिए विचारधारा की पार्टी है, स्ट्रक्चर्ड विचार के साथ जो जाना चाहता है। हम साफ कहते हैं कि हम नेशनलिस्ट पार्टी है, राष्ट्रवाद, प्रथम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और इस पे हमारी विचारधारा बहुत क्लियर है। हम जोड़ने तोड़ने की बात ही नहीं करते। जहां ये शुरू होते हैं कि भाई जातियों में बांट देंगे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, यादव जी को सवाल कर रहे हैं आपसे। तो मैं यही बोल रहा हूं कि देखिए, आप बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करोगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, आपने जितनी बातें बताई उसमें खुद ने इन्होंने ये स्वीकार कर लिया है, मैंने नहीं कहा, खुद ने इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने ये सारी चीजें कही थी। अभी 10 महीने हुए हैं, अभी और नहीं कर रहे हैं कि धीरे धीरे करेंगे, इसमें क्या बात है? आप बच्चा, एक बात बताइए, आप यादव साहब जब 19 साल के थे तो आपने घर बना लिया था, कार्ड ले लिया था क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बच्चा कब निकलेगा। धीरे आज आपने घर भी ले लिया। अभी आप देखिए, देश के अंदर 4 करोड़ घर दे दिया, 3 करोड़ और कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे देंगे। कभी जापान जाते हैं, कभी कोरिया जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, तमाम तरह के 4 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। एक नौकरी निकाली, एक नौकरी, अरे बातों से तो काम नहीं बनेगा। एक नौकरी नहीं दी हमारी सरकार में, हमारी सरकार की एडवर्टाइजमेंट की बात की, ऐसे 45,000 नौकरियां दे दी, संवाद करते हो, अपॉइंटमेंट दे दी। मैं आपको चुनौती देता हूँ श्याम जी, एक नौकरी भी दी, हमारे 1 साल हो गया ना, 1 लाख देंगे ना? क्या 1 लाख? एक नौकरी भी दी है क्या? तो 4 लाख देंगे, 5 साल में 4 लाख। अरे भारतीय जनता पार्टी आप अभी आ गए, अभी साल की 1 लाख दे रहे थे, सजग अब रहती 4 साल की 1 लाख दे रहे थे आपकी सरकार, 45,000 5 लाख से 4 लाख पे आ गए। मैं कह रहा हूँ एक नौकरी भी बोला। अब ये तो क्या एक नौकरी भी आपको ध्यान है ना, एक साल होने को जा रहा है, कैंप लगा योगेंद्र जी 21-20 हजार तो एक नौकरी एक ही कैंप में दे दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। देखिए हम कहते हैं योगेंद्र जी, आप दावा कीजिए ना कि हमने एक नौकरी दी है। हम तो दावा कीजिए ना, दावा कर रहा हूँ ना। किस सेगमेंट, किस विभाग में एक नौकरी दी? अरे सारे 12 एक विभाग में बताओ ना, फिर वो 12 विभाग है, सब में एक में बताओ ना आपको, 12 की नहीं,
अरे सुनो आपकी सर, सरकार द्वारा आपने- निकाली हुई सुने बिजली एक विज्ञप्ति, कैसे नहीं देखो आप विज्ञप्ति? इधर से उधर, विज्ञप्ति क्यों इधर से 1290 डॉक्टर आप कर क्या रहे हो? 55,000 विज्ञप्ति चिकित्सा विभाग में नौकरियां मैं आपसे कह रहा हूं, एक नौकरी का कह रहा हूं। 35,000 शिक्षकों की है ना निकाल रखी है हमने। कहाँ? क्या आपकी निकाल, एक साल हो गया, डेटा दे दूंगा। हमारे नौकरी 45,000 तो अपॉइंटमेंट दे चुके हैं आपने। आप वो आप कहोगे देखिए, कि वो अपॉइंटमेंट भी राजीव गांधी विद्यार्थी मित्रों को पहला कदम उठाया बेरोजगार करने क्या का ये काम। यही तो बात उठाया कि नहीं उठाया आपने? फॉल्स किया कि नहीं किया करना आपने? छोड़ो। आपने युवाओं को यादव साहब, बेरोजगार किया, घर में कितने परिवारों को क्या आपने- क्या कितने बेरोजगार परिवारों को क्या आपने- बेरोजगार नहीं किया? है हमारी जो स्कीम्स थी, बिना 25 वजह। लाख बीमा योजना जो पूरे देश में नहीं दुनिया अरे में चलनी पॉपुलर तो रही। चाहिए, यहाँ के आप सबसे उसको बड़े हॉस्पिटल पीछे लेके फोर्टिस- आप गरीब आदमी से पूछिए देखिए कि वो आज बिरला क्या फील कर रहा हॉस्पिटल है ना, चीना तान की जाता था कांग्रेस पार्टी में वो कौन सा इलाज करवाने हॉस्पिटल के है लिए। जो कि उनको ले रहा आप जो- था किसमें आप उस गरीब से पूछिए जिसका इलाज हुआ है। में कोई भी काम ऐसे नहीं, करोगे वो खत्म होएगा। सरकार पूरी तरह से फैल हो गई। चिरंजीवी को और योगेंद्र जी जो हमारे हर कोई लेता है ना, प्रदेश अध्यक्ष जी आप कहते भी हैं। बताइए। और अब हम भी प्रदेश अध्यक्ष जी कहते जो भी हैं मौर्य बुलाना, उसको हम ठीक कह नहीं तरीके से रहे, लेंगे। हमने करके दिखाया है। मैं दो चीज उदाहरण दे रहा हूँ, आप मैं यही दो उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ बोलो दो उदाहरण। बोलो बोलो आप दो उदाहरण। 199 सीटों पे चुनाव हुआ था, एक सीट बची थी करणपुर की। जस्ट उसके बाद में उन्होंने उनको राज्य मंत्री भी बना दिया, चूंकि इन्होंने उसी समय दिख गया था कि प्रधानमंत्री दगाबाजी की इस प्रदेश की जनता अरे से, ऐसा उनको धूल नहीं चटाई। है, बेसिकली मात्र महीने भर के भीतर ये काम चटाई नहीं चटाई। अरे हम तो चटाई हमारे नहीं चटाई, हिसाब मैं से- आपसे पूछ रहा हूँ, चटाई देखिए ना? ये तो हार जीत नहीं, है, नहीं, नहीं, नहीं। हमारा हार जीत आप में कोई एक महीने विश्वास के नहीं। भीतर, आप हम किस एक बात सरकार का कहते हैं, हम स्थिति विचारधारा बता रहा को हूं लेकर चलते हैं। दूसरा, हम इस तरह दूसरा, से किसी हार जीत में योगेंद्र जी मैं विश्वास आपसे नहीं करते। ये- हम कहते हैं कि ये हम कह रहे हैं नेशनल- कि लोकसभा से पहले यहाँ स्टूडियो नेशनल में। पार्टी ये तो है, नहीं। और हम कहते हैं कि हिंदू संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, आपकी हम जगह- कोई जाति धर्म की बात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इसका मतलब आप 36 कौम सर्वधर्म संभाव आपके लिए नहीं मायना रखता है। हम कह रहे इस देश का लोकतंत्र आपके लिए मायना नहीं रखता है। तुष्टीकरण मायना नहीं नहीं रखता। रखता। बिल्कुल ये तो आप खुद तुष्टीकरण है ना, उस पे स्टूडियो में हमारा- बैठ के sorry, तुष्टीकरण कर रहे हो। तुष्टीकरण हमारा कठोर, अरे हमारा इससे ज्यादा क्या तुष्टीकरण होगा? पे ये सारी विचारधारा कि मैं आपसे आपने पूछ जो रहा हूं, तुष्टीकरण की है, इससे ज्यादा बाकी तुष्टीकरण क्या होगा? संभावना क्या आप तो खुलेआम हिंदू स्टूडियो में हिंदू संस्कृति- संविधान विरोधी बात कर रहे हो? यही बोल रहा हूँ, हिंदू संस्कृति की खुलेआम स्टूडियो में हम तो कह संविधान रहे हैं विरोधी कि बात हिंदू कर रहे हो आप। संस्कृति की ये बहुत है कि सारी मैं- जातियों को साथ रखना, जी, चलिए। समभाव रखना, ये तो हिंदू संस्कृति की मूल भावना है। हम तो मूल भावना की बात करते हैं, और आप ये संविधान आरक्षण संविधान कोई मायने नहीं रखते हो, मतलब खुलेआम स्टूडियो की बात कर रहे हो। आपके लिए संविधान मायने नहीं रखता, गुमराह करने की नहीं बात की, रखता ना। अभी भी ये आज करते हो। खुलेआम तय हो रहा है कि भारतीय तो बोल जनता रहा हूं। पार्टी का असली चेहरा क्या है, ये क्योंकि असली उसके लिए चेहरा संविधान मायना नहीं जनता रखता ने है। देख ली, संविधान असली मायना नहीं चेहरा- रखता आपके लिए। असली चेहरा आज असली आपकी ये चेहरा हिम्मत देख हो गई लिया। कि आप कोई खुलेआम सब स्टूडियो में जानते ये बात करते हो कभी कि आपके लिए कहते हो संविधान आरक्षण मायना नहीं खत्म रखता। कर देंगे, हो गया हमारे क्या? लिए संविधान आरक्षण पवित्र ग्रंथ है। हम हमारे जब प्रधानमंत्री पवित्र ग्रंथ है कहते हमारे लिए हैं, संविधान। तो इसीलिए आपने इतने चेंजेस नहीं, लाए आपका क्या? पवित्र ग्रंथ क्या है? वक्फ बोर्ड का, मैं पूछ रहा हूं। इसीलिए आप चेंजेस आपका लाए क्या पवित्र उसके ग्रंथ अंदर? क्या है? हमारे लिए इस देश का क्योंकि संविधान पवित्र आपने ग्रंथ है। सबसे ज्यादा नहीं, संविधान मैं पूछ रहा हूं छेड़छाड़ आपसे, की। आपका पवित्र सबसे ग्रंथ क्या है? ज्यादा मैं यही बोल रहा हूँ, नहीं, मैं पूछ रहा हूं। सबसे ज्यादा नहीं, नहीं। देखिए क्या आप- बोल रहे हो? आपका पवित्र ग्रंथ क्या है? पवित्र ग्रंथ चलो, वो बहुत- हमारा- आपका पवित्र ग्रंथ चलो, क्या है? बहस बहुत देश लंबी की चली बात जाएगी। करो तो नहीं, नहीं, मैं संविधान पूछ- है। नहीं, नहीं। अगर देश की बात करते हो तो अभी संविधान आपने कहा है। संविधान की बात पंथ करते- की बात करते हो तो गीता है। आपके लिए पवित्र मैं ग्रंथ बोल तो रहा हूं, पंथ की बात करते हो तो गीता है, देश के लिए बात करते हो तो हम सबका संविधान पहला राष्ट्र धर्म है, और हम मां मानते हैं उसको। आपकी तरह से बेतुका संविधान आरक्षण जी। खत्म, ये खत्म, उसकी बात हम नहीं करते, न करने देंगे किसी को। चलिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं रोकना चाहूँगा। अनिल, आप तक नहीं पहुँच पाऊँगा। वैसे भी ये प्लेटफॉर्म हमारे दोनों दिग्गज प्रवक्ताओं के लिए ही था, और इन्होंने अपनी बहस में खुल कर के बातें की हैं। खैर, टिकट जब तक डिक्लेयर नहीं होता है, जब तक ये तमाम चीज़ें चलेंगी, आरोप प्रत्यारोप पहले भी और बाद में कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन अब वाकई जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग के साथ साथ पब्लिक का जो नज़रिया है देखने का कि हाँ टिकट कौन सी पार्टी किसको दे रही है, सबका उसी पे टिका हुआ है कि अब टिकट कौन, चाहे 7 ही सीट पे चुनाव हो, लेकिन हाँ इंटरेस्ट होता है। एक सीट का भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसकी चर्चाएं होती हैं। जिनका भी राजनीति में इंटरेस्ट होता है वो बड़े मस्ती भरे अंदाज में एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं, और इस फेस्टिवल को कई लोग अपने खर्चे पे भी एंजॉय करते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ चल के आते हैं, एक राउंड लेके आते हैं, वास्तव में देख के आए हैं कि चुनाव की तासीर क्या है और कौन किस तरह से अपनी खिचड़ी पका रहा है। क्या बगावतियों का खतरा है,
या फिर भीतरी घात का खतरा है, ये तो सब जो चीज़ें हैं ये भी सियासत के अंदर चर्चाओं में होती हैं, लेकिन ये तब होंगी जब नामांकन के बाद की तस्वीर साफ होगी कि प्रत्याशी कौन कौन मैदान में है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।